हम पढ़ रहे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था क्या, बीजगणित। बीजगणित स्टार्ट किया था, तो बीजगणित में मैंने आपको थोड़ी बेसिक सी बातें सिखाई थी, एक शेषफल ज्ञात करना सिखाया था जो बहुत जरूरी था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। हम पढ़ने वाले हैं कि भाई गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं। तो आप गुणनखंड करने का एक बार तरीका सीखे। जैसे मैंने कहा आपको कि आपके पास लिखा हुआ है 5a² माइनस 10ab², ठीक है। अब अगर हमें इसे गुणनखंड करना है, गुणनखंड का मतलब होता है कि इसके कुछ ऐसे खंड कर दो जिनको हम गुणा के रूप में लिखें। तो इसके कुछ खंड कर देते हैं गुणा के रूप में। तो देखो कॉमन लेना होता है तो कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, जो चीज दोनों में समान है उसे उठाकर बाहर ले आए। तो देखो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो हम किसको बाहर ले आए, 5 को। अब a 2 बार यहाँ है 1 बार यहाँ है, तो कम वाला बाहर आएगा, तो 1 बार a और 1 बार b। बचा क्या हमारे पास, बचा a तो इधर बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 2b इधर बचा। तो इसके जो गुणनखंड है, एक गुणनखंड तो हो गया 5ab और एक गुणनखंड हो गया a माइनस 2b। ये इसके क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड समझ आया ना कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 5xyz², 6xy²z और 7x²yz। इसके गुणनखंड करने हैं, यानी कि कॉमन लेना है। तो कॉमन हम क्या लेंगे, देखो एक x यहाँ है, x y z अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आ जाए कि ये इसमें से कॉमन आ रहा है। जब x y z को हम बाहर ले रहे हैं तो क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ बचेगा केवल 5 और 1 z बच जाएगा, यहाँ पर 6 और 1 y बच जाएगा, यहाँ पर 7 और 1 x बच जाएगा। तो इसके दो गुणनखंड हुए, एक तो हुआ x y z और एक हुआ ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आ जाए कि 2x + 4y माइनस 8xy + 1 के गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। आपको इसमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हम करेंगे। अभी हम सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। देखो जब भी आप बीजगणित, त्रिकोणमिति और मेंसुरेस, बीजगणित पढ़ो, त्रिकोणमिति पढ़ो या फिर ज्योमेट्री पढ़ो, यानी कि एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट या फिर ज्योमेट्री, जब भी आप ये चीज पढ़ो तो याद रखना इनको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। क्या होता है कि भाई आप पहले चीजों का थ्योरी पढ़े, थ्योरी पढ़ने के बाद थ्योरी के साथ साथ हल्के हल्के 1-2 क्वेश्चन करते रहें, फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करें। तो पहले थ्योरी आप एक साथ पढ़े फिर प्रैक्टिस करें। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि भाई इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो आप ये देखिए, अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो क्या हम इसको इस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर x है तो x हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो हमने क्या किया, इन दोनों से कुछ कॉमन लिया। क्या कॉमन आ सकता है इससे, 2x कॉमन आ सकता है। अगर 2x कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर तो बचा 1 और यहाँ पर बचेगा क्या, -4y, इतना ही बचेगा, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा +4y + 1, ये बचा क्या आपके पास, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से अगर कॉमन लेते हो तो देखो ये तो क्या बचेगा 4y + 1 और ये क्या बचेगा 1 - 4y। तो आपका ये इस तरीके से कॉमन नहीं आ सकता। देखो 2 तरीका का आप सोच सकते हो कि भाई x इन दोनों में, हम इन दोनों से ले सकते हैं। अगर इन दोनों से लेना चाहोगे तो आपका इन दोनों ब्रैकेट में, देखो गुणनखंड करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, गुणनखंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि जो आप 2 ब्रैकेट बनाओ ना, दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही है तो ये तरीका आप गलत कर रहे हो। कैसे करो, दूसरी चीज ले लो, अब इन दोनों को ले लो। तो हमने क्या किया, 2x + 1 बचा, अब क्या बचा 4y - 8xy, ये बच रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो देखिए जो हमने चिन्ह लगाया ना ये गलत लगाया, यहाँ पर किसका मान होगा
-1 होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको कर ही सकते थे, लेकिन आप इसे इस तरीके से करें कि यहाँ पर क्या आएगा -1। अब हमने कॉमन लिया, देखो यहाँ से तो अगर हम एक कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2x - 1। अगर हम यहाँ से क्या कॉमन लें 4y कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचा 1 - 2x। ठीक है, अब दोनों सेम नहीं है लेकिन सिर्फ चिन्ह का ही फर्क है, तो आप इसे सेम कर सकते हो। कैसे सेम करोगे कि यहाँ तो हमारे पास जो बच रहा है क्या है 4y 1 - 2x है। अगर हम यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं या फिर चिन्ह सारे बदल जाते हैं तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं -1, और फिर जो हमारे पास पहला वाला फॉर्म है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से देखो, अब इससे आगे क्या करना होता है, जो कॉमन ब्रैकेट है ना उनको अलग कर लो। क्या बचा 1 - 2x, इसके अलावा क्या बचा 4y - 1। तो इसके ये दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो 1 - 2x और एक 4y - 1। फिर से समझ लीजिए क्या कर रहे हैं आप। देखो, चाहे इन दोनों को लेकर सॉल्व करो चाहे इन दोनों को लेकर सॉल्व करो, आंसर सेम ही आने। कैसे 2x - 1 लिया, अलग कर लिया, इसमें से हमने 4y कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा 1 - 2x बचा। अब देखो यहाँ पर तो है 2x - 1, यहाँ पर है 1 - 2x, तो हमें चिन्ह सेम करना पड़ेगा। चिन्ह सेम करने के लिए क्या करो, या तो इसमें से माइनस बाहर ले लो या इसमें से माइनस बाहर ले लो, एक ही बात है। तो हमने इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो हमारे पास ये तो हो गया 1 - 2x, तो ये भी 1 - 2x हो गया चिन्ह बाहर आकर। दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो पहले ब्रैकेट को लिख लो फिर बचे हुए को लिख दो, ये आपके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। इतनी सी बात है बस। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा इस तरीके से, a² + b - ab - a के गुणनखंड आपको बताने हैं क्या होंगे। क्या करना है आपको, इसके गुणनखंड बताने हैं क्या होंगे। तो देखिए आप इस तरीके से कीजिए कि अगर हम इन दोनों से कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा a, क्या बचेगा a - b। इन दोनों से अगर आप कॉमन लोगे तो आप एक ही कॉमन लेना पड़ेगा, क्या बचेगा b - a। याद रखें ये a - b है, ये b - a है। अगर हम दोनों का चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ये चिन्ह बाहर आ जाएगा तो क्या बचा -1 और a - b। क्लियर है बात। तो आपके पास दो ब्रैकेट सेम है तो सेम वाला ब्रैकेट उठा लो a - b, और बच क्या रहा है a - 1। ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड का मतलब होता है कि अगर आप a - 1 का इसमें भाग दोगे तो पूरा भाग जाएगा, और a - b का भाग दोगे तो भी पूरा भाग जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने शेषफल में एक आपको क्वेश्चन लिखाया था, क्या लिखाया था कि अगर आप एक बहुपद दिया था उसका एक गुणनखंड हमने लिया था, और वहां मैंने आपसे कहा था कि गुणनखंड का मतलब होता है कि इस गुणनखंड का भाग उस बहुपद में पूर्णतः विभाजित होगा। जो बहुपद है इस गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट बात देखते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक क्वेश्चन और हम ऐसा करना चाहें तो क्वेश्चन लिखिए और आप इसे सॉल्व करने की एक बार कोशिश करें। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2x + 3 का होल स्क्वायर - 8x + 12, इसके आपको गुणनखंड बताने हैं क्या होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे। जब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका स्क्वायर भी ना हटाएं तो हम अगर यहाँ से ऐसा करें 2x + 3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे 2। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 नहीं 4 कॉमन लीजिए, अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2x + 3। तो देखो यहाँ 2x + 3, यहाँ पर 2x + 3, अगर कॉमन लोगे तो एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा। जब एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा तो यहाँ तो क्या बचेगा 2x + 3, भाई दो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर का मतलब 2 हैं तो एक ले लिया, एक बचा, और उधर क्या बचा -4। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x + 3 और 2x - 1। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर है बात। ये हुई हमारी कौन सी बात, गुणनखंड की बात। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं समीकरण और सर्वसमीका। समीकरण व सर्वसमीकाएं। ठीक है भाई, देखिए दोनों में फर्क क्या है, एक बार इनका अंतर समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इनका अंतर क्या होता है दोनों में, देखिए
मैंने कहा समीकरण और इधर हमने कहा सर्वसमीका। अगर हम समीकरण की बात करेंगे तो जो हमने ये लिखा हुई 5x + 15 बराबर कितना 0, ये तो क्या है एक समीकरण है। क्यों है कि अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि 5x बराबर कितना हो जाएगा -15 और x बराबर कितना आ जाएगा -3। ठीक है, अब यही बात मैं इधर कह देता हूँ कि a² - b² बराबर क्या लिख सकते हैं a + b और a - b। अभी मैं सारी सर्वसमीकाएं आपको लिखाऊंगा तो ये हो सकता है। एक आप इस तरीके से लिख सकते हो कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ठीक है, ये सर्वसमीकाएं हैं, ये समीकरण है। देखो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर होता है। देखो ये जो आपने मान लिखा है ना 5x + 3, तो 5x + 15 बराबर 0 केवल x बराबर -3 पर ही सत्य है, इसका मतलब यह है कि अगर आप 5x + 15 में x बराबर -3 रखोगे तभी ये 0 आ सकता है, तभी ये क्या आ सकता है 0 आ सकता है। अगर आप x का -3 के अलावा कोई भी मान रखते हो तो ये मान 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि समीकरण जो होती है, समीकरण हमेशा एक निश्चित मान के लिए, तो हम ये बात कह सकते हैं कि समीकरण में एक निश्चित मान के लिए, एक निश्चित मान के लिए ही LHS बराबर RHS होगा। LHS बराबर RHS का मतलब क्या है कि ये वाला भाग है LHS और ये वाला भाग है RHS। तो ये दोनों बराबर होने का मतलब है कि 5x + 15 का मान 0 कब हो सकता है, वो सिर्फ x का मान -3 रखने पर ही हो सकता है, उसके अलावा और किसी मान पर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगी, समीकरण कहलाएगी। ठीक है, अगर ये देखो एक घात के समीकरण है, इसलिए अगर ये 2 घात की समीकरण होती, जैसे अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे 2 घात समीकरण के लिए, पहले आप ये समझो कि सर्वसमीका क्या होती है। सर्वसमीका क्या होता है, देखो सर्वसमीका में क्या है कि हमने ये मान रखा है इस तरीके से, तो इनका मतलब क्या है कि इनमें a व b के प्रत्येक मान के लिए LHS बराबर RHS होगा। यहाँ आप a और b का कोई भी मान रखिए, हर मान के लिए संभव होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि a का मान हमने 2 रखा और b का मान क्या रख लिया 1, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आना चाहिए 3। अब इधर से चेक कर लेते हैं 3 आएगा क्या, देखो 2 + 1 × 2 - 1, 3 में से गुणा किया 1 को तो कितना आया 3। LHS बराबर RHS। आप कोई भी मान रख सकते हो। हमने इस वाले समीकरण में आपके मन से कोई मान रखोगे, हमने रख दिया भाई a का मान तो रख दिया हमने कितना 5 और b का मान रख दिया हमने 3। तो देखो 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 64। इधर से सॉल्व कर लो, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 × 15 दूनी कितना हुआ 30 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ोगे तो 100% क्या आ रहा होगा 64 ही आ रहा होगा। यानी कि अगर वो सर्वसमीका है तो सर्वसमीका में LHS और RHS का मान हर एक मान के लिए सत्य होगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि जो समीकरण होती है उसमें एक x के या फिर किसी भी चर राशि के निश्चित मान के लिए सत्य होता है, और जो सर्वसमीका है उसके हर एक मान के लिए वो सत्य होता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, वो होती है असमीका। देखो असमीकाएं आपको इस फॉर्म में मिलती हैं कि x + 5 > 0, x - 5 <0, x² + 5x - 3। इस तरीके की क्या होती हैं असमीका होते हैं। तो ये हमारे कुछ काम की नहीं है, ये ज़्यादातर काम नहीं आती हैं। ठीक है, हमें सिर्फ काम आती हैं ये दोनों चीज़ें, इक्वेशन और इनइक्वलिटी, इक्वेशन और
यानी समीकरण और सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो इन दोनों में आपको अंतर अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब देखो, अगर ये द्विघात समीकरण होती, जो मैंने सब समीकरण में कहा कि भाई 5x + 15 रख दिया हमने, तो x के मान किसके लिए सत्य हो गई? -3 के लिए। अगर मैं यही कहता कि मान लीजिए ये समीकरण इस तरीके से होती, x² + 7x + 12 = 0। ये कोई अभी हमने देखना है कि समीकरण है। अगर वो कह रहा है कि समीकरण है तो ये x के कितने मानों के लिए सत्य होगी? तो देखो x² लिखा हुआ है तो x के कितने मानों के लिए सत्य होगी? 2 मानों के लिए। देखो x² हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4x + 3x + 12 = कितना? 0। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे x + 4 बचेगा, यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? x + 4 बचेगा। तो x + 3 हमने 1 ले लिया और x + 4 हमने 1 ले लिया, बराबर कितना आ गया? 0। इसे क्या कहते हैं? गुणनखंड करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, जब हम गुणा कर रहे थे, इन दोनों को गुणा करके ये बना सकते हैं, तो इससे भी हम वापस इस वाले से वापस यहाँ जा सकते हैं, तो इससे वापस यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मान इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -3 भी हो सकता है और x बराबर -4 भी हो सकता है। तो x के 2 मान संभव हुए, -3 और -4। लेकिन अगर हम ये कह दें कि आपके पास x² + 7x + 12 बराबर x + 3 बराबर x + 4, ये अगर आपको दिया हुआ है और आपसे पूछे कि ये क्या है, तो देखो ये जो लिखा है ना भाई, ये तो है आपके पास क्या? समीकरण। और जो ये लिखा हुआ है ना पूरा, ये आपके पास क्या है? सर्वसमीका है। क्यों? अब आप इसमें x का कोई भी मान उठा कर रखिए, x के ये प्रत्येक मान के लिए क्या होगी? सत्य होगी। जैसे अब ये वाली तो x के -3 और -4 के लिए सत्य ही थी। अब हमने यहाँ रखा कि भाई हमने x बराबर तो रख दिया 0, कि आप x बराबर क्या रख के देखो, आप रख ले, देखो भाई x बराबर हमने 5 रख के, 5 तो बड़ा मान हो जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत है। आप x का मान रख लो कि हमने x का मान 2 रख लिया, तो 2 पे भी ये सत्य होगी। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 7 दूनी कितना हो गया? 14 और 16। ये तो LHS हो गया, जोड़ेंगे 18 और 12 कितना आना चाहिए? 30। तो इधर सॉल्व करो, 2 + 3 कितना हो गया? 5 और 2 + 4 कितना हो गया? 6। गुणा करोगे तो कितना आएगा? 30। LHS बराबर क्या हो गया? RHS। तो दोनों में अंतर समझ रहे हो ना भाई? ये बराबर अगर 0 लिखा हुआ है और x के 2 मानों के लिए सत्य है तो क्या हो गई? समीकरण। और इसके बराबर में ये लिखा हुआ है तो ये क्या हो गई? सर्वसमीका। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे ये कहा जाए कि ax² + bx + बराबर 0 है, तो ठीक है, इसमें आपसे भाई 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो कि ये जो मान लिखा हुआ है ना, ये समीकरण कब होगी? यह समीकरण कब होगी? जब यह समीकरण है। जब समीकरण है तो क्या कंडीशन होगी? और जब यह सर्वसमीका है तो क्या कंडीशन होगी? तो देखो, अगर यह समीकरण है तो उस कंडीशन में तो क्या होगा? आपने एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा, -b ± √b² - 4ac / 2a। ये तो क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। यानी कि x के 2 मान हुए, देखो एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला, यानी कि अगर यह समीकरण है तो सिर्फ x का यही मान संभव होगा। भाई क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि x² + bx + c = 0 एक समीकरण है तो निम्न में से सत्य होगा। अब उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको ये ढूंढना है। ठीक है, अगर वो कहे कि ax² + bx + c = 0 एक सर्वसमीका है तो क्या सत्य होगा? तो देखो थोड़ा सा सोचना भाई कि इसका मान 0 कब हो सकता है? इसका मान 0 जब हो सकता है भाई x के हर एक मान के लिए आपको ये 0 करनी है, तो वो तभी संभव है जब इस a का मान भी 0 हो, b का मान भी 0 हो और c का मान भी क्या हो? 0। अगर ये तीनों मान 0 हैं तब आप x का कोई भी मान रखिए, इस समीकरण का मान क्या आएगा? 0। तो समीकरण का हर एक x के मान के लिए 0 लाने के लिए ये जरूरी है कि हम क्या माने? a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 0। ठीक है, यही क्वेश्चन रीट L2 के पेपर में 17 वाले में पूछा गया था
कैसे पूछा गया था क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक सर्व समीका है, तो निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे। पहला ऑप्शन था कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे, ठीक है। और आप जब एक क्वेश्चन पढ़ते तो 100% ऑप्शन यही करते जब तक आपने समीका, सर्व समीका और समीकरण में अंतर ना पढ़ा हो। सेकंड चीज इसमें होता है x बराबर 0, a बराबर b बराबर c, ठीक है। तो ये तो x के एक ही मान के लिए हुआ। अगर a बराबर b बराबर c बराबर ये दिया हुआ हो, तीसरा आपको दिया हुआ हो कि a बराबर 0, b बराबर 2 और c बराबर 3, और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ हो a बराबर b बराबर c बराबर में क्या 0, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? ये वाला सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आया था रीट L2 2017 में, और ये क्वेश्चन पता नहीं CDS में, रेलवे में, हर जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम समीकरण और सर्व समीका में क्या अंतर होता है, ठीक है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए। एक क्वेश्चन में लिखता हूं, निम्न में से समीकरण होगी। पहला ऑप्शन हो आपके पास इस तरीके से, पहला ऑप्शन इस तरीके से हो x² प्लस 3x प्लस 7, x² प्लस 3x प्लस कुछ इस तरीके से हो कि 10 बराबर x प्लस 5 और x प्लस 2। दूसरा ऑप्शन हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तीसरा ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरीके से हो कि 5x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 6, और चौथा ऑप्शन आपके पास हो नन ऑफ दीज। बताइए क्या कौन सा आंसर होगा। आपको समीकरण ढूंढने, देखो ये समीकरण है क्या इस तरह का, तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया है कि ये समीकरण नहीं होती, क्या होती है? सर्व समीका होती है। ये भी आपके पास क्या होगी? सर्व समीका होगी। क्या ये समीकरण हो सकती है? क्या देखो इसमें और इसमें कुछ फर्क आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत फर्क है। क्या फर्क है? हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 5x माइनस 2x। देखो ये x के किस मान के लिए संभव होगी? ये सिर्फ x का मान अगर हम यहाँ 3 रखें तो 5 × 15 और 3 कितना हो जाएगा? 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। 3 दूनी 6 और 6 और 3 कितना? 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। तो देखो ये x के हर एक मान के लिए संभव नहीं है। ये x के सिर्फ किस मान के लिए संभव होगी? ये होगी 5x माइनस 2x बराबर 6 माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 3, x बराबर कितना आ जाएगा? 1। ये सिर्फ x के मान 1 के लिए ही संभव है। देखो रख के देख लो, 1 रखा हमने तो कितना हो गया? 5 प्लस 3 और 2 प्लस 6, 8 और 8। ठीक है, अगर आप चाहो कि भाई कोई और रख के चेक करें होगी क्या? x बराबर 2 रख के देख लो, 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 6, तो ये तो 13 हो गया और ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर है। तो ये क्या हो जाएगी? समीकरण। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब मैं आपको कुछ सर्व समीकाएं लिख देता हूं जो आपको याद होनी चाहिए। तो हेडिंग डालिए कुछ सर्व समीकाएं।
जिन पे बेस्ड क्वेश्चन सीधे भी पूछे जाएंगे, और जब हम आगे थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन इसका पढ़ेंगे तो उस टाइम भी आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। देखिए मेरे साथ साथ लिखते हुए जाना भाई, एक चीज मैं पढ़ाता उसी तरीके से हूँ आपको कि आप अच्छे से नोट्स बना सको। देखो मैंने आपको सारी चीजें उसी तरीके से लिखाई हैं कि आप नोट्स बना सको। इस तरीके से सेम ऐसे ही आपको लिखना है ना, तो ऐसे ही ये समझ आएंगी। मैंने सारी चीजें आपको उसी सीक्वेंस में बताई हैं, ठीक है भाई। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, सर्वसमीका की। नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं सर्वसमीकाओं की। तो कुछ सर्वसमीकाएं मैं लिख रहा हूं, आप इन्हें मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। जैसे पहली सर्वसमीका मैंने लिखी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड मैंने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। तीसरा मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हो जब माइनस में हो तो एक बार तो आप क्या लिखते हो प्लस, और एक बार क्या लिखते हो माइनस, ठीक है। अब एक फॉर्मूला ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे आप खुद लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने जनरली नहीं पढ़ा होगा और ये पढ़ते भी नहीं है, सिर्फ आपको इनसे ही बनाना है ये फॉर्मूला। तो कैसे बनेगा देखो मैं बता देता हूँ। अगर इस वाले से मैं मान ज्ञात करूँ तो क्या मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको मैं इधर रख लिया, इसको वापस भेज दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 2ab। इस वाले से अगर मैं बनाना चाहूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या 2ab, ठीक है। अब आप ये समझिए कि हम बना कैसे रहे हैं। देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो 2ab एक्स्ट्रा आता है प्लस का, उसे अगर हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा। तो उसे हटाने के लिए हमें 2ab घटाना पड़ेगा, यानी कि जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें एक प्लस 2ab आता है, उसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस 2ab। और जब हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं तो इसमें एक माइनस का 2ab आता है, तो उसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्लस का 2ab, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर हम जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो होता है इस तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा क्या a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में क्या b क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा क्या a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्या b क्यूब, ठीक है। देखो अब सारे फॉर्मूले यहीं से ड्राइव आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, बाकी मैं बता देता हूँ हल्का सा, तो मैं एक ड्राइव करके बता देता हूँ। देखो यहाँ से अगर हम ड्राइव करेंगे तो इस तरीके से होगा। कैसे होगा, अब हमें ज्ञात करना है किसका a स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो देखो a क्यूब और b क्यूब को हम इधर रख लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। अगर हमने इसको उधर भेजा तो हमारे पास इधर बना a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ये पूरा मैटर, जो ये वाला मैटर है ये इधर जाएगा, ये वाला मैटर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा कितना माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से ये समझ आएगा कैसे कि भाई यहाँ पर तो ये हो रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, देखो यहाँ से अगर आप चाहो तो हम ये कॉमन ले सकते हैं 3ab। अगर ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो एक बाहर ले लेते हैं, a प्लस बी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा माइनस 3ab। एक स्टेप और सॉल्व करना है बस, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी, और देखो इसे अगर हम स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अभी पढ़कर आए थे, और ये माइनस 3ab कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा माइनस का। तो जो फॉर्मूला बनता है वो आपके पास इस तरीके से बनेगा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, और आपके पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यही पढ़ते आए हैं अभी तक। अगर हम 8वें नंबर पे बात करें तो हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 8 फॉर्मूले तो हैं ये जो आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th नंबर फॉर्मूले की। तो एक होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब आप ये सॉल्व करते हो तो आपको इस तरीके से मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, 10th नंबर का फॉर्मूला अगर आप लिखो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है भाई, देखो जब आप होल क्यूब करोगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बचा है जो बहुत ज़्यादा काम का है। कौन सा फॉर्मूला है? देखो इसे मैं किसी और क्लास से लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रेलवे में तो क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर ही आता है, फिक्स है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाता। या तो व्युत्क्रम वाले पे जाता है या फिर ये जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ इस पर जाता है। देखो कैसे फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। क्या? जब मैं गुणा कर रहा था किसको, ए प्लस बी प्लस सी को गुणा किया था किसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के साथ। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का एक फॉर्मेट और होता है। कौन सा फॉर्मेट होता है? इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अब जो अंदर लिखा हुआ है ना भाई, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कभी क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आ जाए कि भाई इन तीनों के मान दे दे और इसका मान दे दे और इसका मान पूछे, तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। अब जो हमने ये ऊपर वाली बात लिखी है, यहाँ से आपको 2 चीज़ें समझनी है। क्या क्या समझना है? देखो इस वाली चीज़ से, अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, अगर 0 हो जाए तो देखो, अगर इसका मान 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा 0 हो गया तो अपने पास आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना, 0। तो और सॉल्व करोगे तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। और इसी के ऊपर हद से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अलजेब्रा में इसी के ऊपर बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर बनते हैं? इसी बात के ऊपर बनते हैं। अब एक चीज़ और है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ आ जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो देखो याद समझना सही से, अगर ऐसा देकर आ रहा है ना तो फिक्स है, यही होता है। लेकिन अगर ऐसा देकर आ रहा है, इस तरीके से देकर आ रहा है, या फिर माइनस 3abc बराबर 0 देकर आ रहा है, तो आपके पास 2 कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन तो ये है कि भाई हो सकता है कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, यही 0 हो। भाई ये 0 हो तब भी तो 0 होगा। अगर ये 0 ना हो कि ये 0 हुआ, जैसे दूसरी कंडीशन में भाई ये वाला अगर 0 हो गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए 0 हो गया, तो इस चीज़ को आप ऐसा भी तो कुछ लिख सकते हो क्या भाई? ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अगर आपके पास इसका मान 3abc दे रखा है तो ये बराबर 0 होगा, ये बराबर 0 हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों सत्य हैं। अब ये जो रामायण हमने लिखी है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा काम की है। सबसे ज़्यादा सर्वसमीकरण के क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से बनते हैं, क्योंकि इससे इतने सारे वैल्यूज हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे तो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कल
कि क्लास में हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कल की पूरी क्लास में हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के क्वेश्चन करेंगे जो आपको रेलवे, एसएससी और हर एग्जाम के लिए क्वालिफाई करा सकते हैं, क्योंकि रेलवे में इसी से क्वेश्चन आता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है हमारा वित्त क्रम वाला, और उसके बाद कुछ और अच्छे अच्छे टाइप्स और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।